हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मैथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग मैथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप लोगों के 21 फरवरी को आप लोगों का मैथ का पेपर है, उसमें ये प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोग 21 फरवरी को जो आप लोगों का पेपर होने वाला है उसमें ये प्रश्न जरूर आएंगे। आप लोग पेपर में ये प्रश्न जरूर सॉल्व करके आना, ठीक है। तो आप लोग पेपर में आग लगा दोगे अगर ये प्रश्न अगर आप सॉल्व करके जाओगे, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने वो क्वेश्चंस लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चंस मैंने लिया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि जो आपका √5 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे सिद्ध करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन आप लोगों को सिद्ध कैसे करना है, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना जो √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, उसके विपरीत है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हल लिख देना और फिर आप लोग माना जो √5 है एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके विपरीत मान लेना, जैसे अपरिमेय लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसको जो है √5 आप लोगों का है उसको आप लोग a/v या p/q किसी के बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो है a एंड v जो है यहां क्या है, जहां हमारा a और v है क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझना, ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। बट एक रूल और याद रखना, यहां जो हमारा v है ना, v इज नॉट इक्वल टू 0, ये v जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है परिमेय संख्या का रूल। अब आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, जो हमारा दोनों पक्ष है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में मैथ में एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, ठीक है। a/v इसका भी स्क्वायर कर लो, ये जो हमारा है, ठीक है, इसका वर्ग करना है दोनों पक्षों का। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर आपका √5 का स्क्वायर करोगे 5, और ये हमारा a²/v² हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहां से v² बराबर देखें, v² बराबर ये जो 5 है ये नीचे आ जाएगा a² के नीचे, ठीक है, आ जाएगा ना। तो a²/5। अब यहां आप लोगों को एक थ्योरम के अकॉर्डिंग, एक परिमेय के अकॉर्डिंग लिखना क्या है, ध्यान से समझना। अगर यहां 5 जो है, ये 5 a² को विभाजित करता है, किसको, a² को विभाजित करता है, ध्यान से समझना, विभाजित करता है। अगर 5 चूंकि लगा देना, a² को विभाजित करता है तो 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना, ये ठीक है, विभाजित करेगा। अब इतना करने के बाद फिर आप लोगों को यहां मानना है, तथा यहां हम लोग a बराबर 5m लिख सकते हैं। a बराबर क्या लिख सकते हैं, 5m लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जहां आप लोगों का देखो 5m लिखेंगे, ठीक है, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है। m हमारा यहां क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब हम लोग यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप नाम दे दो, यहां आप लोग a का मान रख दो, तो यहां आपका b² बराबर a² का मान हम लोग क्या रखेंगे, 5m², 5m है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो 5, ठीक है। अब यहां आप लोगों का v² बराबर 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, m² और बटे में 5, इसको कट कर दो 5, ठीक है। अब यहां से अगर हम m² देखें, m² बराबर, तो ये हो जाएगा v² बटे में 5, क्या हो जाएगा, v² बटे में 5,
ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, जैसे आपने ए में लिखा था वैसे इसमें भी लिखना है। कैसे, देखो ध्यान से, यहां हम लोग चूकी लगा देना, जो 5 है, ठीक है, 5 यहां बी स्क्वायर ऊपर है तो यहां वी स्क्वायर लिखना। बी स्क्वायर को विभाजित करता है, किसको, बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर जो है आपका इसको विभाजित करता है तो 5 जो है v को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ये बात याद रखना, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो इतना करने के बाद अब हमें देखो क्या मिला, हमारा सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है उनका HCF 1, लेकिन यहां हमें a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला है। क्या, दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, तो अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला है तो हमसे यह सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उनका जो HCF होता है वो ओनली 1 होता है, ठीक है। तो यह हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो नीचे आप लोगों को क्या लिखना है, इसको आप समीकरण फर्स्ट आपने नाम दिया है, इसको आप समीकरण नंबर सेकंड नाम दे देना, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप लोगों को लेकर फिर क्या लिखना है, छोटी सी बात बस। उतना करने के बाद फिर आप लोगों को क्या लिखना है, देखो समीकरण फर्स्ट में हमें क्या मिला है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है, ठीक है, और समीकरण सेकंड में भी हमें 5 ही, यानी कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 ही मिला है। तो इससे हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या कह सकते हैं, से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है, परंतु इस तथ्य का विरोध करता है। अगर परिमेय होगा तो a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अगर परिमेय संख्या होगा तो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, और अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अतः हमारी कल्पना जो है वो गलत है, और जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध हो गया ना अपरिमेय संख्या। बस ऐसे ही आपको सिद्ध करना है। √5 अगर √7 आ जाए तो भी यही कर देना, √3 आ जाए तो भी यही कर देना, √2 आ जाए तो भी यही कर देना, सारे पर यही रूल अप्लाई होगा, केवल डिजिट चेंज कर देना है, ठीक है। जहां आपका 5 है वहां 7 कर दो, ठीक है। जैसे आपने यहां अगर माना है a बराबर 5m, अगर 7 आ जाए तो a बराबर 7m मान लेना, अगर 2 आ जाए तो a बराबर 2m मान लेना, बस यही चेंज करना है, और सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग है, पूरा क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आप कई क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग मान लो कि आप लोग हल में समझो। हल में क्या है कि सबसे पहले मानना पड़ेगा ना, बड़ा कोण छोटा कोण माना। जो हमारा बड़ा कोण है, बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण हमारा x डिग्री, तथा जो छोटा कोण है, बड़ा कोण छोटा कोण दोनों मान लो, ठीक है। छोटा कोण क्या है, छोटा कोण जो है वो y डिग्री है। क्या है, वो y डिग्री है, मतलब बड़ा कोण हमारा x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। और इन दोनों का जो योग है मतलब वो कितना है, देखो संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। चूंकि आप लोग ये समझ लो, जो आपको मैं बता रहा हूं, कोण जो है, कोण x डिग्री व जो हमारा y डिग्री है, ठीक है, क्या है, संपूरक है। क्या है, संपूरक है, अर्थात इनका योग कितना होगा, अर्थात इनका जो योग है वो 180 डिग्री है। इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री है इसका योग। अर्थात हमारा एक समीकरण भी बन जाएगा कि जो हमारा x प्लस वाई है, x प्लस वाई, इन दोनों का योग जो होगा वो 180 होगा। क्या होगा, 180। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक है। एंड आपका बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है, बड़ा कोण जो है, ये तो आपने आपके क्वेश्चन में ही लिखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है, 18 डिग्री अधिक है। और अगर आपका 18 डिग्री अधिक है तो फिर क्या लिखा जाएगा, 18 डिग्री अधिक है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जो x होगा वो बराबर y एंड प्लस 18, क्योंकि हमारा बड़ा कोण ज्यादा है तो इसको बराबर इक्वल करने के लिए हम लोग ये करेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखो यहां से हमें x की वैल्यू मिली है ना, क्या मिला है, x बराबर y प्लस 18। तो आप लोग क्या करना, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो। यहां x की वैल्यू हमें y प्लस 18 मिला, यहां रख दो, ठीक है। यानी कि आपका x का मान समीकरण 1 में रख दो। कहां रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो यहां हमारा क्या है, x की वैल्यू आपका है y और प्लस 18 एंड प्लस आपका y और बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका y जुड़कर 2y हो जाएगा और इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, 180 और माइनस 18। 180 में से 18 घटाओगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162, ठीक है। एंड यहाँ y बराबर आप आ जाएगा, इसमें भाग दे दो 2 से, तो फिर इसको आप भाग दोगे तो हमारा कितना आएगा 81, इसका हाफ होगा 81। तो y की वैल्यू हमें कितना मिला 81 डिग्री, ठीक है, 81 डिग्री। अब देखो ये हमारा छोटा कोण है, अब इससे हमारा 18 डिग्री अधिक होना चाहिए बड़ा कोण। तो क्या करोगे, y का मान आप कहीं भी रख दो, समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में भी y का मान समीकरण किस में रखोगे, 2 में रख दो, 2 में रखने पर तो y का मान जैसे आप समीकरण 2 में रखोगे, 2 तो आपका बहुत आसान है, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है ना क्वेश्चन। देखो जब आप समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगेगा, अगर आप समझ के नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन हार्ड लगेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो वैसे भी हार्ड होते हैं। देखो y की वैल्यू आपने 81 रख दिया और 18 प्लस ऐड कर दिया, तो x बराबर आपका मिलेगा ये 9 और ये भी 99 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू हमें 99 डिग्री मिला, यानी कि बड़ा कोण हमारा कितना है, बड़ा कोण, अतः हमारा बड़ा कोण 99 डिग्री है। बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री, तथा जो छोटा कोण है, छोटा कोण वो हमें कितना मिला 81 डिग्री है। बस यही छोटा सा नीचे लिख देना, बड़ा कोण इतना है, छोटा कोण इतना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इतना ही आपको सॉल्व करना था। हमें क्या ज्ञात करना था, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, जो हमने माना था x और y, ठीक है। तो ये दोनों आपका ज्ञात हो गया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। इसको बार बार सॉल्व करना कि बोर्ड एग्जाम में जाओ तो आप भूलो ना, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट ये हमारा एनसीईआरटी मैथ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि यदि कोण ए वी और सी त्रिभुज जो है एबीसी के अंतः कोण है, ठीक है। एबीसी क्या है, त्रिभुज एबी के सी के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 एंड बराबर कॉस ए बटे 2। इसको आपको सिद्ध करना है, मतलब इतना आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे, जबकि हमारा एबीसी क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है, तो कैसे सिद्ध करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं एक पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक नोट है जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बिना जाने आप नहीं लगा सकते हो। हम जानते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होता है, क्या होता है, त्रिभुज के अंतः कोण क्या है, त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर, 180 डिग्री के, यानी कि हम कह सकते हैं a प्लस वी प्लस सी, ये तीनों हमारे अंतः कोण है और ये हमारे 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। आपको सिद्ध करना है। देखो इस तरफ आपका क्या है b प्लस सी, ठीक है, तो b और प्लस सी एक तरफ रखो, देखो v प्लस सी एक तरफ रखो, देखो उसी के अकॉर्डिंग चलो, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। बराबर 180 डिग्री और माइनस ए कर लो, क्या कर लोगे, माइनस ए, ठीक है। दोनों पक्षों में आप 2-2 से भाग दे दो, तो दोनों पक्षों में जब आप 2-2 से भाग दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पक्ष में हम दे रहे हैं, ठीक है। तो 180 में जब आप 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, चलो हम डायरेक्ट देते हैं, 180 बटे ए बटे में 2, ठीक है। 180 में 2 से भाग दोगे आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, और यहां हमारा ए में आप 2 से भाग दोगे, a/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। दोनों पक्षों में कॉस लेने पर साइन लो। ठीक है, साइन लेने पर जब आप साइन लोगे ना तभी तो आपका 90 - थीटा बनेगा, तभी तो ये आपका कॉस थीटा बनेगा। कॉस थीटा हमें करना है ना, तो साइन लो। तो साइन आप लोगे तो फिर यहां आपका हो जाएगा साइन, और ये हमारा b + c है बटे में 2 है, बराबर यहां साइन है और 90 डिग्री और -a/2, ये हमारा थीटा है। देखो अब आपका ये साइन v + c क्या है, v + c बटे में 2। ठीक है, साइन v + c बटे में 2, और बराबर हमारा ये साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस, और ये हमारा थीटा है a/2। ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था स्टूडेंट, सिद्ध हो गया। देखो इसमें हमें क्या करना था, साइन b + c बटे 2 कॉस a/2, यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो साइन b + c बटे 2 बराबर कॉस a/2। ठीक है, हो गया। कितना आसान है, कुछ नहीं है, केवल 1-2 पॉइंट याद रखना है आपको। साइन लेना है, 2 से भाग देना है, बस 1-2 पॉइंट आपको याद रखना है, फिर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 4। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, के शिखर से, मतलब उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान से समझो। ठीक है, आपको क्या करना है, मतलब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, एक सबसे पहले आप केबल टावर बना लो। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। और इसके सामने हमारा 7 मीटर का ऊंचा भवन है, मतलब 7 मीटर का ऊंचा भवन है, तो मान लो हम यहां तक 60 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 7 मीटर का ऊंचा भवन हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना, इन दोनों को मिला लो। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा 7 मीटर का ऊंचा भवन है। अभी आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एक टावर है, क्या है हमारा जो है आप लोगों का, देखो अभी मान लो, माना AV हमारा एक केबल टावर है, तो AV हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा AV। ठीक है, एक केबल टावर है, इसको आप डॉट डॉट करके मिला लो, और इसको डॉट डॉट करके मिलाने के बाद इसका नाम E दे देना। क्या दे देना, E। ठीक है, अब देखो इनका जो पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब होता है नीचे, तो ऐसे इसको मिला लो, ये हमारा नीचे का। ठीक है, इसका जो हमारा अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। और इसी 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर, ये केबल टावर का, ठीक है, तो इसको आप मिला लो, ये केबल टावर, ये दोनों मिल जाएगा। तो इसका जो कोण है वो है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया ना, सारे आपको वैल्यू समझ में आ गया ना। इसको आप D नाम दे देना, और इसको आप C, मतलब A एंड V एंड आप लोगों का C। ठीक है, एंड E एंड D। इतना समझ में आ गया। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यहां आप लोग समझो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है। देखो इसी चित्र के अकॉर्डिंग, माना AV हमारा एक केबल टावर है, तो देखो माना हमारा AV क्या है, A और V क्या है, एक केबल टावर है। ठीक है, AV हमारा क्या है, एक केबल टावर है, और उसी धरातल से एक भवन CD, उसी धरातल मतलब उसी के तल, ये धरातल वही है ना CD, ये हमारा CD क्या है, CD जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, भवन। ठीक है, भवन के शिखर से क्षैतिज धरातल के समांतर एक CE, ठीक है, CE है, ये हमारा CE इसी के समांतर है। ठीक है, क्षैतिज। प्रश्नानुसार भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ACE जो है 60 डिग्री है, और केबल टावर के पाद बिंदु V से अवनमन कोण जो है ECV वो हमारा 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। ये हमारा 45 डिग्री अवनमन कोण है। ये अगर यहां से ऊपर देखोगे तो उन्नयन होता है, अगर नीचे देखोगे तो अवनमन होता है। ठीक है, तो इतना आपको 45 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना हमें, इस टावर की, मतलब पूरे टावर A और V पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या करना, अब समकोण त्रिभुज VEC में
वी एंड ई एंड सी में, ये वी ई सी ध्यान से समझना, जो 45 डिग्री है, सबसे पहले हम इसको लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा, और यहाँ आप लोग याद रखना, जैसे हमारा क्या है, यहाँ जो ये है ना सी डी, ये सी एंड डी, ये हमारा कितना है, हमारा ये कितना है, और ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब सी डी हमारा तो 7 मीटर है, मतलब भवन हमारा 7 मीटर है, तो जितना ये है ना उतना ही तो मैंने इसको भी लिया है ना, तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है, एकदम बराबर है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहां अब आप लोग क्या लिख सकते हो, जो हमारा E एंड V है वो बराबर है C एंड D के, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा E एंड V होगा वो भी 7 ही मीटर होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके बराबर मैंने डॉट लाइन से इसलिए मिला भी दिया है कि ये जो हमारा होगा ये हमारा 7 मीटर होगा, क्योंकि ये हमारा भवन के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो समकोण त्रिभुज होगा, जो हमारा, अब समकोण त्रिभुज में देखो, अब समकोण त्रिभुज VEC में क्या है, VEC ध्यान से समझना, यहां हमारा V है, यहां E है, यहां C है, कोण 45 डिग्री है, ठीक है, और हमें ये लंब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 मीटर है। तो हम लोग लगाएंगे tan, और tan जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें हमारा लंब क्या है, ये है, ठीक है, EV एंड आधार क्या है, आधार ये है, CE क्या है, CE हमारा आधार है। तो tan 45 डिग्री है ना, तो यहां आप लोग क्या लिखोगे, tan 45 डिग्री, चित्र के अकॉर्डिंग समझना, tan 45 डिग्री जो होगा वो हमारा बराबर होगा, लंब हमारा है EV और आधार जो है वो EC है, क्या है, या CE, कुछ भी लिख सकते हो, CE। तो वो 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो ओनली 1 होती है, और इसकी वैल्यू हमारा 7 दिया हुआ है, CE की वैल्यू नहीं पता है, यहां से CE की वैल्यू होगी वो भी 7 ही मीटर मिला। CE की वैल्यू कितना मिला, 7 मीटर, कितना मिला, 7 मीटर, ध्यान से समझना, ठीक है, CE की वैल्यू 7 मीटर मिला। अब हमें ये भी 7 ही मीटर मिला है, कितना मिला है, 7 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब आपको पुनः एक त्रिभुज लेना है, पुनः हम लोग AEC लेंगे, A एंड E एंड C, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज हम लोग फिर से लेंगे, पुनः हम लोग, देखो 2 बार आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 कोण है ना, एक बार हमारा 45 डिग्री, एक 60 डिग्री है, तो हमें 2 बार लेना पड़ेगा। अतः जो समकोण त्रिभुज हमारा है ये EC में, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, tan 60 डिग्री, फिर हम लोग, हमारा यहाँ 60 डिग्री है ना, तो tan 60 डिग्री लो, tan 60 डिग्री बराबर AE यानी कि लंब और बटे आधार CE, इसमें भी आधार सेम ही है, आधार इसमें CE है, लंब हमारा ये है AE, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 होता है, बराबर AE की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, AE की वैल्यू नहीं पता है, CE की वैल्यू पता है क्योंकि अभी मैंने ये निकाला है 7, तो ये 7 आप रख दो, और AE की वैल्यू जो मिलेगी वो हमारा 7√3 मीटर मिलेगा। AE की वैल्यू जो मिलेगी वो 7√3 मीटर मिलेगा। अब आपका पूरा केबल का तो, टावर का तो निकल आएगा ना, हमें ये भी मिल गया 7√3। अब देखो ये हमें पूरा मिल गया, देखो ये हमारा 7 ऑलरेडी है, ये 7√3 है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, जोड़ लो, यानी कि केबल टावर AB की पूरी ऊंचाई देखो, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, केवल क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है, फिगर बनाना आ जाए बस। केबल टावर AB की ऊंचाई, मतलब अब हमें केबल टावर पूरी ऊंचाई, ठीक है, कुल ऊंचाई कितना होगा, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, किसको किसको, हमारा एक क्या है, एक तो हमारा ये E है, ये E, और हमारा EB, ठीक है, EV, तो एक हमारा AE है और एक हमारा EV है, इसको दोनों को ऐड कर लो, एक है 7√3 और एक है 7 है केवल ना, हाँ 7, तो यहां से आप क्या करोगे, 7 कॉमन ले लो, और यहां से √3 + 1 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। 7 आपका बाहर रहेगा, √3 + 1 मीटर, ये हमारा हो जाएगा पूरे केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन जरूर लगा कर जाना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट।
अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। लिखा विमाएं जो है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या, ठीक है, और 2 मिमी मोटाई वाले, ठीक है, मोटाई का मतलब ऊंचाई, कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। आपको चांदी के सिक्कों की संख्या याद करनी है। तो फिर चांदी के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना जो चांदी की संख्या है वो x है, चांदी के सिक्कों की। माना जो हमारा चांदी है ना, चांदी के सिक्के है ना, पहले चांदी के n सिक्के कितने n सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, कितने पिघलाने पड़ेंगे, n सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब n की वैल्यू आप लोग ज्ञात कर लो, ठीक है, आपकी पूरे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा व्यास दिया हुआ है, व्यास हमारा कितना दिया हुआ है, व्यास सिक्कों का व्यास जो दिया हुआ है वो 1.75 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास इतना दिया हुआ है तो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या यानी कि आर जो हमें मिलेगा वो है 1.75 बटे में हम इसका आधा कर लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। या फिर आप यहां से दशमलव हटाओगे, ये 175 बटे 200 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, काट पीट करेंगे तो ये 7/8 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जो हमारी त्रिज्या होगी वो 7/8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और प्रत्येक सिक्के की मोटाई, प्रत्येक सिक्के की मोटाई को ऊंचाई भी कह सकते हो, ठीक है। ऊंचाई आपका कितना है, वो हमारा h जो है वो बराबर है 2 मिमी, यानी कि मिमी का मतलब है, इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे ना तो 2 बटे में 10 करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि हमारा 1 बटे में 5 सेंटीमीटर ये हमें मिला है प्रत्येक की ऊंचाई, ठीक है। अब सिक्के का आयतन, सिक्का जो हमारा प्रत्येक सिक्के का आयतन, सिक्का हमारा ऐसे गोला होता है ना, तो सिक्के का आयतन प्रत्येक सिक्के का आयतन, ठीक है। आयतन का मतलब है आप लोग क्या करोगे, हमारा जो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो सिक्का है, सिक्का में मोटाई भी होती है, मान लो ऐसे आपका सिक्का होगा, मान लो ऐसे, ठीक है, तो ये बेलन टाइप का हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी मोटाई भी है, तो इसलिए हमारा बेलन का जो आयतन होगा वही वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। जो बेलन का आयतन होगा, जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ वैल्यू रख दो। आप लोगों को कौन कौन सी वैल्यू पता है, सबसे पहले एक तो हमारा 22/7 होगा, किसका, पाई की वैल्यू, ठीक है, इंटू त्रिज्या 7/8 इंटू 7/8 2 बार है, और इंटू हमारा ऊंचाई है 1/5, ठीक है। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, और आप लोगों को मिलेगा कितना, काट पीट भी कर लोगे तो हमारा मिलेगा 77/160 आयतन है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना मिल गया। अब आप क्या करोगे, आपके पास जो सिक्कों की संख्या आपने क्या मानी है, n, तो n सिक्कों का आयतन, जैसे हमें तो एक सिक्के का मिला है, ये तो हमें एक सिक्के का मिला है, हमें पूरी सिक्कों का ज्ञात करना है, माने हमने n माना था ना, तो सिक्कों का आयतन, हमें n सिक्कों का आयतन, यानी कि पूरे सिक्के जितने भी उनको मैंने n माना है, तो आपका 77/160 और n सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना आपको पता चल गया। अब हमारा ये घनाभ है ना, नीचे देखो, घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन लगाएंगे। किसका, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों का, देखो घनाभ की तीनों विमाएं दी हुई ना, यहां देखो, यहां 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू हमारा कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो आप लोगों का तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है 5.5 इंटू 10 और इंटू आप लोगों का है 3.5, ठीक है,
और सेंटीमीटर क्यूब, और ये आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 192 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। अब देखो, हमें एक घनाभ का आयतन मिला है और हमें सिक्कों का आयतन मिला है, और क्वेश्चन में बताया क्या है कि विमाव अतना का जो वाला एक घनाभ बनाने के लिए आप 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाले 7 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। एक घनाभ बनाया गया चांदी के सिक्कों को पिघलाकर। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, तो चूंकि ध्यान से समझना, जो हमारा चांदी है, चांदी का घनाभ बनाया गया ना, किसको, सिक्कों को पिघलाकर। चांदी का घनाभ कैसे बनाया गया, चांदी के सिक्कों को पिघलाकर, सिक्कों को पिघलाकर बनाया गया है। ठीक है, पिघलाकर बनाया गया है। तो फिर आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों को अगर याद करना है तो सिक्कों का आयतन, जो हमारा सिक्कों का आयतन है, सिक्का है जितना, सिक्कों का आयतन, इसको बराबर कर लेना किसके आयतन के, सिक्कों का आयतन जो है वो बराबर होगा घनाभ का आयतन के। किसके, यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, घनाभ का आयतन। तो सिक्कों का आयतन हमारा कितना है बच्चों, हमारा है 77/160 n। ठीक है, और बराबर हमारा 192.5। ठीक है, ये हमारा क्या है, घनाभ का आयतन। इन सारे को जब आप लोग सॉल्व करोगे, n बराबर आपका ये इधर चला आएगा 192.5 × 60 और बटे में 77। इन सबको गुणा करोगे ना, मतलब गुणा करोगे, फिर आप लोग भाग दोगे तो हमें क्या मिलेगा, 400। कितना मिलेगा, 400 चांदी के सिक्कों का काम लगेगा एक घनाभ बनाने के लिए। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आप सिक्कों का आयतन निकालना। ठीक है, जो हमें सिक्के का आयतन निकाल लेना, सिक्कों का आयतन निकालने के बाद आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना घनाभ का आयतन निकालने के लिए। ठीक है, ये इनको मल्टीप्लाई कर लेना तीनों को, फिर आप चांदी के सिक्कों का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर लिख लेना, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ये बहुत ही बार आया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में बहुत ही बार आ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करनी है। वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है 10 से 25। ठीक है, 25 से 40। ठीक है, और 40 से हमारा 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, यानी कि हमारा 15-15 का अंतर है। यहां बारंबारता है 3, 10, 20, 13 एंड 4। ठीक है, वर्ग अंतराल हमारा यही है, वर्ग अंतराल हमारा ये है, उसी को मैंने लिख लिया है 10, 25 एंड 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85। बारंबारता हमारा 3 है, 10 है, 20 है, 13 है एंड 4 है। संचयी बारंबारता आप लोग कैसे निकालोगे, संचयी बारंबारता आपको खुद निकालना है। कैसे निकालोगे ये आप लोग देखो ध्यान से। यहां हमारा 3 है, सबसे पहला 3, तो इसको आप लोग 3 ऐसे लिख लो। ठीक है, लिखने के बाद आप क्या करो, ध्यान से समझना। आप इससे मतलब इसको 3 को छोड़ दो। ठीक है, अब आप इसमें इसको ऐड कर लो, मतलब 3 में आप 10 ऐड करोगे, मतलब ये देखो इसको ऐड कर लो, ये 3 में आप 10 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, ये हमारा 13 हो गया ना। अब आप लोग देखो ध्यान से समझना, यहां से आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आता है। अब आप लोगों को ये 3 नहीं ऐड करना है 20 में, ये 3 नहीं ऐड करना है। अब आपको जो नया मिला है वो क्या मिला है 13। अब 13 को आप 20 में ऐड करो तो कितना हो जाएगा 33। अब इस 33 को आप क्या करोगे 13 में ऐड करोगे तो हमारा कितना मिलेगा 46। अब इस 46 को आप यहां 4 में ऐड कर लो तो हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, सबसे मेन पॉइंट अब आता है। अब यहां हम लोग नीचे योग देखेंगे, क्या देखेंगे योग। इसको आप जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो हमारा 10 एंड आपका 3 है, 10 है, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 एंड हमारा यहां 20 कितना हो जाएगा 33। और 33 में आप लोग ये जोड़ोगे 4 तो 37 और 3 14 10 15, यानी कि हमारा 50 एंड बराबर हमारा 15 आएगा 50।
अब एक बात याद रखना, हमारा जो ये लास्ट वाला होगा ना 50, वो हमारा n के बराबर ही होगा। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो ये योग होगा वो इसके बराबर ही होगा लास्ट वाले के। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम लोग यहां से क्या ज्ञात करेंगे, अब हम लोग n हमारा 50 मिला है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो, यहां ध्यान से समझना, हमारा माध्यिका अभी पता चल जाएगा। देखो यहां हम लोग n बराबर हमारा कितना मिला है 50, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, n/2 करेंगे, n/2 बराबर यानी कि 50/2 इक्वल टू 25, हमें 25 मिला है। 25 हमें क्या मिला है, ध्यान से समझो, ये हमें 25 मिला है जो हमारा इसके माध्यिका है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान, 25 के हमारा यहाँ ज्यादा क्या कौन सा है, 25 से जो हमारा ज्यादा है वो कौन सा है, ये वाला है ना, ये मध्य वाला ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग गोला कर लो, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब आप लोगों का आता है मेन पॉइंट, ठीक है। मेन पॉइंट क्या आता है, अब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है ना। अब माध्यिका का जो वर्ग होगा वो कितना है, 40 से 45, ठीक है, होगा। इसका जो हमारा 25 जो है 33 के अंतर्गत आता है, तो ये, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये हमारा क्या है, C, ठीक है। जो हमारा ये C है, ये हमारा C हो जाएगा। जो संचयी बारंबारता है वो हमारा C बराबर 13 होगा। इसके ऊपर वाला हमें लिया जाता है, इसके ऊपर जो हमारा ये वाला कॉलम है ना 33, तो इसके ऊपर वाला लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। जो हमारा माध्यिका का वर्ग मिला है, जो हमारा माध्यिका का वर्ग मिला है वो हमें कितना मिला है, 40 से 45 होगा। क्या होगा, देखो ये माध्यिका 2 ऊपर है 2 नीचे, यानी कि बीच वाला ही हमें मिला है ना, तो ये हमारा 40 से 45 होगा, ठीक है। अब यहां आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं। L हमारा कितना है, 40 है। L हमारा कितना है, 40 है। L मतलब क्या होता है, जो हमारा ये आगे वाला है, जो हमारा वर्ग के आगे वाला, ये 40 हमारा आगे वाला है, ठीक है। H जो हमारा होगा, इन दोनों का अंतर होगा, ठीक है। जैसे हमारा 55 और में से 40 माइनस कर लो, बराबर हमारा 15 मिलेगा। ये देखो 55 में से आप 40 माइनस कर लो, ठीक है, 15 मिलेगा ना, ये ध्यान से समझना। और F जो है वो हमारा क्या है, 20 है। F मतलब ये बीच में जो है 20, तथा C मैंने बताया ना, संचयी बारंबारता हमारा 13 है, इसके जस्ट एक ऊपर वाला, ठीक है। मैं एक एक का नाम बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। आप लोगों को माध्यिका ज्ञात करनी है ना, माध्यिका, तो माध्यिका में आप लोगों को ये फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला आप लोगों को लगाना है, आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यिका यानी कि ME बराबर L प्लस n/2 माइनस C एंड बटे में हमारा F है इंटू H, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। वैल्यू आप लोग रख दो। L की वैल्यू कितनी है, 40 है। L की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस n हमारा कितना है, देखो इसमें n कहीं है, n की वैल्यू कितनी है, n देखो यहां हमारा n/2 लिखा हुआ है ना, तो n/2 की वैल्यू जो है वो 25 है। कितना है, 25। n/2 की वैल्यू हमारी 25 है। कितना है, 25। और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू हमारा 13 है। और बटे में F की वैल्यू देखो यहां कहीं लिखा हुआ, F की वैल्यू 20 है, ठीक है, 20। और यहां हमारा इंटू H की वैल्यू हमारा इन दोनों का माइनस होगा, 15 मिलेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारी पूरी वैल्यू हो गई, ये हमारा F की वैल्यू यहां मैंने रख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। 40 और प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा कितना, 25 में से 13 जाएगा, 12 हो जाएगा, इंटू हमारा 15 और बटे में 20 और बराबर ये आप लोगों का, जब देखो ये आपका मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा, तो ये हमारा मिलेगा 40। और ये आप लोगों का जब देखो, ये हमारा 10 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। फिर ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो आप लोगों का 5 3, ठीक है, 3 3 का 9, यानी कि 9 मिल जाएगा।
यानी कि हमारा ये हो जाएगा 49 आंसर। ये हमारी माध्यिका मिली है 49। कितना मिला है? 49। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमें माध्यिका निकालना था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। माध्यिका काफी आसान होता है निकालना। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और आप लोगों के लिए वीडियो जाएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों एक साथ निकालने के लिए, उसकी भी वीडियो जल्द आने वाली है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, सारे स्टूडेंट्स शेयर भी कर देना। जितना क्वेश्चंस मैंने बताया है ये बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नाम सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।